वेलकम बैक टू एमएसबीएस केमिस्ट्री क्लासेस। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स पढ़ा था और आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। आज हम गैसेस की सॉलिबिलिटी लिक्विड में पढ़ने वाले हैं। आपको इससे पहले मैंने डायग्राम के थ्रू ये चीज़ समझाने की कोशिश की थी कि कोई भी चीज़ जब डाली जाती है किसी भी सॉल्वेंट में, और ये सॉल्वेंट वो होता है जो मैक्सिमम क्वांटिटी में पाया जाता है और जो पहले से प्रेजेंट होता है। सॉल्यूट वो होता है जिसको सॉल्वेंट में डाला जाता है और जिसको बी से इंडिकेट करते हैं। ये आपको मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। आई होप कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में इस चीज़ को क्लियर कर लिया होगा। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये जो सॉल्यूट है इस सॉल्वेंट में डाला जा रहा है और इस सॉल्वेंट को हम क्या लेंगे, लिक्विड। ये सॉल्वेंट लिक्विड के रूप में होगा और सॉल्यूट इसमें कैसा होगा, गैस होगा। और इसकी स्टडी आज हम करने वाले हैं कि किस तरीके से कोई एक गैस जो होती है वो सॉल्वेंट में मीन्स लिक्विड में डिसॉल्व होती है और उसी का जो इफेक्ट होगा प्रेशर एंड टेम्परेचर का। इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, इन दोनों का जो इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर, सॉल्युबिलिटी की, इस गैस के सॉल्युबिलिटी के ऊपर जब उसको लिक्विड में डाला जाएगा तो वो चीज़ भी हमें देखनी है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए होता क्या है, एक्चुअली बहुत सारे ऐसे गैसेस होते हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक बीकर है, इस बीकर में आपके पास वाटर है और इस वाटर में आप गैसेस डालना चाहते हैं और गैसेस, कई सारी प्रकार की गैसेस होती हैं जो इसमें डिसॉल्व आसानी से हो जाती हैं। ओके, लेकिन अगर हम बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट गैस जिसकी वजह से हम अभी जीवित हैं, वो है ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन जो गैस होती है, O2 गैस, इसकी जो क्वांटिटी होती है वो लिक्विड में डिसॉल्व करने की जो इसकी कैपेबिलिटी होती है वो बहुत कम एक्सटेंट तक होती है। ओके, ऑक्सीजन बहुत लो एक्सटेंट तक वाटर में डिसॉल्व हो पाता है। एक्चुअली होता क्या है कि यही कारण है कि जो एक्वाटिक लाइफ होती है, इस एक्वाटिक लाइफ में जैसे एक वाटर बॉडी है मीन्स ओशन है, इसको मान के चलिए, और इसमें एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स जितने भी आपके पाए जाते हैं वो हैं। और ऑक्सीजन जो है कंटिन्यूसली क्या करेगी, एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन होगी वो कंटिन्यूसली इस वाटर बॉडी के अंदर क्या होती रहेगी, डिसॉल्व होती रहेगी। और ये जो ऑक्सीजन होती है वो मैक्सिमम एक्सटेंट तक डिसॉल्व नहीं हो पाती है, जिस वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन की जो कैपेबिलिटी होती है एटमॉस्फेयर में वो 21% तक की होती है। मीन्स ऑक्सीजन जो होता है वो हमारे एटमॉस्फेयर 21% पाया जाता है। एक तो ऑक्सीजन इतनी लो क्वांटिटी में पाया जाता है जिस वजह से ऊपर से फिर उसको एक्वाटिक बॉडी में भी डिसॉल्व होना होता है और एक्वाटिक बॉडी में डिसॉल्व होने के लिए वो 21% का भी कम हिस्सा, 5 से 10% हिस्सा जो होता है वो एक्वाटिक बॉडी में क्या करता है, डिसॉल्व हो सकता है। और यही कारण है कि एक्वाटिक लाइफ क्या करती है, सस्टेन करती है इसे डिसॉल्व ऑक्सीजन की वजह से। अगर हम बात करते हैं दूसरा एग्जांपल, कोई HCl गैस ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, ये भी एक गैस है HCl गैस। ओके, ये जो HCl गैस होती है इसको अगर वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो ये हाईली सॉल्युबल होता है। कैसा होता है, हाईली सॉल्युबल। तो हमने ये चीज़ जाना कि डिफरेंट गैसेस का नेचर जो होता है वो वाटर में डिसॉल्व होने की क्वांटिटी, जो उनकी कैपेबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है। ओके, अब जो सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस है लिक्विड में, वो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट करता है वो प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से करता है। तो इसी को हम आगे पढ़ने वाले हैं। हम जानते हैं कि जो सॉलिबिलिटी होती है किसी भी गैस की, सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। अब इसको समझने वाले हम किस तरीके से, मैंने अभी आपको एक कंसेप्ट बताया है, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी गैस की सॉलिबिलिटी उस लिक्विड में उसके प्रेशर पर डिपेंड करेगी। इसका मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज करोगे उतनी ज़्यादा उस गैस की सॉलिबिलिटी उस लिक्विड में बनेगी। ओके, सो टेकिंग एन एग्जांपल, हम मान के चलते हैं कि हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर में समझ लीजिए इसको दो हिस्सों में बांटा है हमने। नीचे आपका लिक्विड पोर्शन है और ऊपर जो है वो आपका गैसियस पार्टिकल्स है। ये जितने भी पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं ये गैसियस पार्टिकल्स है और ये पार्टिकल्स जो आपको नीचे दिख रहे हैं ये लिक्विड पार्टिकल्स है। ओके, फॉर एन इंस्टेंस हम मान के चलते हैं कि ये एक पिस्टन लगा हुआ है। ओके, ये एक पिस्टन है। ओके, ये पिस्टन है और इस पिस्टन की वजह से अब इसको क्या, ये मूवेबल पिस्टन है, इसको हम नीचे और ऊपर कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ओके, मान के चलिए स्टार्टिंग में इसका जो वॉल्यूम था वो वॉल्यूम कितना हो गया, V1। अब इसको कंटिन्यू देखें अगर हम, तो हमें क्या पता चलता है कि हल्का सा प्रेशर इंक्रीज करने पर
हमने क्या किया, वॉल्यूम डाउन कर दिया। प्रेशर इंक्रीज करने पर क्या हुआ, फॉर एग्जांपल पहले वॉल्यूम इधर से इधर तक V1 था, नाउ अब जो वॉल्यूम बच गया है वो आपका V2 इतना रह गया है। ओके, इतना आपका वॉल्यूम 2 रह गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टीशन हमने किया था ये लिक्विड्स के पार्टिकल्स हैं, और ये जो पार्टिकल्स है अब वो किसके पार्टिकल्स हैं, गैस के पार्टिकल्स हैं। जब आप एक प्रेशर अप्लाई करेंगे बाहर से, तो जिसकी वजह से वॉल्यूम डाउन होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम होने पर क्या होगा, जो आपके गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करने लगेंगे। एक्चुअली ये कंडीशन तब की बताई जा रही है जब आपका इस पूरी प्रोसेस में डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस दोनों साथ में हो रही है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया गया था। ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम की स्टेट में समझाया जा रहा है। कौन सी स्टेट होती है बेटा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में ये स्टेट आपको देखने को मिलेगी इस कंडीशन में। और टेम्परेचर यहां पर हम कैसा लेंगे, कांस्टेंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर में हमने क्या देखा कि जैसे ही हमने वॉल्यूम डाउन किया, प्रेशर इंक्रीज किया, तो प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जो पार्टिकल्स, गैसेस के पार्टिकल्स सॉल्यूशन की सरफेस के ऊपर, जो गैसेस के पार्टिकल्स का जो कंसंट्रेशन था वो बढ़ गए यहाँ के, और जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स जो गैसेस के होंगे वो एक दूसरे के पास आने लगेंगे और ये एक दूसरे से क्या करने लगेंगे, कोलाइड करने लगेंगे। और जब ये ऐसा होगा तो ऐसे कोलिजन होने की वजह से एक दूसरे का स्ट्राइक करने लगेंगे, और स्ट्राइक करते करते वो इस सरफेस के जो सॉल्यूशन का जो सरफेस है, इस सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन पे क्या करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे, और एक टेंशन क्रिएट होगा, और जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स क्या करने लगेंगे, सॉल्यूशन में एंटर करने लगेंगे, और जिसकी वजह से वो क्या होगा, धीरे धीरे इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होने लग जाएगी, इंक्रीज होने लग जाएगी। क्योंकि गैसेस पार्टिकल्स अब लिक्विड पार्टिकल्स के साथ क्या होने लगेंगे, मिलने लगेंगे, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाए, इसकी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे जैसे हमने प्रेशर बढ़ाया, यहाँ पे हमने प्रेशर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, इसकी इंक्रीज हो गई। क्योंकि आपको इतनी बात समझ में आ गई है कि सॉल्युबिलिटी कैसे इंक्रीज हो रही है प्रेशर बढ़ाने से, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है, इसका डिक्रीज हो रहा है। ओके, और ये तब तक होता रहेगा जब तक आपका एक दूसरा इक्विलिब्रियम अटेन ना हो जाए, एक नया इक्विलिब्रियम अटेन ना हो जाए। और वो नया इक्विलिब्रियम अटेन होने का मतलब ये है कि ये प्रोसेस, कौन से प्रोसेस, जिसमें गैसेस पार्टिकल्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक करने के बाद सॉल्यूशन मींस लिक्विड के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो रहे हैं, और ये तब तक मिक्स होते रहेंगे जब तक कि इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेट ना अटेन हो जाए। और जैसे ही वो इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन होगी, और उस इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन होने के बाद फर्दर जो पार्टिकल्स होंगे वो डिसॉल्व नहीं हो सकेंगे। और आप जानते हैं ऐसे प्रकार के जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको क्या बोला जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस बोले जाते हैं। ओके, ये जो आपको अभी कंडीशन बताई कि प्रेशर बढ़ने की वजह से आपकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरी। ओके, हेनरी जो साहब थे हमारे, उन्होंने क्या इंडिकेट किया था इस चीज़ को लेकर कि उन्होंने प्रेशर और सॉल्युबिलिटी, किस किस की सॉल्युबिलिटी, ऑफ गैस, इन दोनों के बीच में किसी भी सॉल्वेंट, प्रेशर सॉल्युबल गैस इन सॉल्वेंट, उस गैस की सॉल्युबिलिटी उस सॉल्वेंट में कितनी होगी उसको प्रेशर से कोरिलेट किया था उन्होंने। तो ये दोनों एक दूसरे पे क्या करते हैं, डिपेंडेंट हैं। तो डिपेंडेंट के लिए मैं अभी यहाँ इक्वल टू का साइन लगाता हूँ। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेशर इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सॉल्वेंट। अभी इसका मतलब ये है कि प्रेशर और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सॉल्वेंट ये दूसरे एक दूसरे के क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। ओके, और इसी को आगे फर्दर इन्होंने हेनरीज लॉ के नियम से समझाया था। और अब हम हेनरी लॉ पढ़ने वाले हैं। हेनरी लॉ होता क्या है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर में कंडीशन क्या है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर, इस कांस्टेंट टेम्परेचर जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस की किसी भी लिक्विड में, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ओके, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, एक्चुअली होता क्या है कि आप जानते हैं कि एक बीकर है और इसमें हम लोगों ने क्या किया है, पहले से लिक्विड प्रेजेंट है मीन्स सॉल्वेंट प्रेजेंट है, और हमने यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स डाल दिए मीन्स सॉल्यूट ऐड किया। जब सॉल्यूट इसके ऊपर ऐड होने की कोशिश करेगा तो जो सॉल्युबिलिटी है उस गैस की, इस गैस की जो सॉल्युबिलिटी है इस लिक्विड में,
इस गैस की जो सॉल्युबिलिटी है इस लिक्विड में वो किस पर डिपेंड करेगा, उस प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा जो उस गैस के लिए लगाया जा रहा है। और हम जानते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने एक प्रेशर क्रिएट किया था, और प्रेशर किसके ऊपर क्रिएट किया था, गैसियस पार्टिकल्स के ऊपर। इसका मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे उतनी ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी होगी, किसमें, लिक्विड में। इसीलिए जो आपका प्रेशर होता है, प्रेशर बढ़ाने की वजह से सॉल्युबिलिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। इस बात को आप नोट डाउन कर ले अच्छे से, ओके। एक्चुअली इन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग एक साइंटिस्ट और थे जिनका नाम था डाल्टन। डाल्टन का नाम आपने सुना होगा। वैसे तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और ये सारी चीज़ें आप पहले से पढ़ते आए हैं, लेकिन यहाँ पर डाल्टन साहब ने कुछ और भी चीज़ कंक्लूड की थी। उन्होंने ये कहा था कि जो आपका सॉल्युबिलिटी होती है किसी भी गैस की, डाल्टन के अकॉर्डिंग टू डाल्टन उन्होंने क्या कहा था कि जो सॉल्युबिलिटी होती है किसी गैस की, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस किसी भी लिक्विड में, इन अ लिक्विड इज अ फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। अब इससे क्या समझे, अकॉर्डिंग टू डाल्टन उन्होंने कहा था कि जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है किसी भी लिक्विड में, वो उसके पार्शियल प्रेशर, उस गैस के पार्शियल प्रेशर के फंक्शन के समान होती है। इसका मतलब ये हो गया कि जितना पार्शियल प्रेशर हम गैस को प्रोवाइड करेंगे उतनी ही ज़्यादा उस गैस की सॉल्युबिलिटी होगी उस लिक्विड में। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब होता क्या है, अगर हम गैस ऐड कर रहे हैं किसी लिक्विड में और इसको हम सॉल्यूट मान के चलते हैं और इसको हम सॉल्वेंट मान के चलते हैं, एज यू ऑलरेडी नो, तो क्या होगा, सॉल्यूट के मोल्स को हम NB कहेंगे और लिक्विड्स के मोल को हम Na कहेंगे। ये आपको पहले पढ़ा चुके हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा इस सॉल्यूशन का, अगर मैं सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल निकालना चाहूंगा तो ये हो जाएगा Na प्लस NB, ओके। और हम जानते हैं कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात करता हूं तो इसका मोल फ्रैक्शन कैसे निकल सकता है, मोल फ्रैक्शन निकलने के लिए हमें NB अपॉन Na प्लस NB करना होगा। इसका मतलब अगर मैं इस पूरे टर्म को, जहां पर मैं कह रहा हूं आपको सॉल्युबिलिटी टर्म, जैसे ये आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बोला गया है, तो अगर मैं सॉल्युबिलिटी टर्म को किस चीज से रिप्लेस कर दूं, या हम कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी टर्म को इक्विवेलेंट मान लेते हैं किस चीज के, मोल फ्रैक्शन, किस चीज के, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के इक्विवेलेंट मान लेते हैं। इसका मतलब गैस की मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो Xib, ओके। तो सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस से इक्विवेलेंट मान लेते हैं। ऐसा क्यों माना गया, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो सॉल्यूट है, मींस गैसियस सॉल्यूट है, गैसियस पार्टिकल्स हैं, वो कितना डिसॉल्व हो सक रहे हैं इस पूरे लिक्विड सॉल्यूशन में, तो हम उसके कंपैरेटिवली सॉल्युबिलिटी को इक्विवेलेंट कर देते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के, ओके। अब जितनी बार हम मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कहेंगे इसका मतलब ये है कि हम सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, ओके। तो जो हेनरी लॉ की नई डेफिनेशन है तो उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जो मोल फ्रैक्शन होता है किसी भी गैस का, ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। किसका होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। पहला तो हम यह कह सकते हैं, ओके, कि जो मोल फ्रैक्शन होता है गैस का वो पार्शियल प्रेशर के होता है, गैस के पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर लगेगा, मोल उस गैस का जो मोल फ्रैक्शन होगा उतनी ज़्यादा होगा। मोल फ्रैक्शन का मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट उतने ज़्यादा डिसॉल्व होंगे उस लिक्विड में, उस सॉल्वेंट में, ओके। तो हेनरी लॉ ओवरऑल कंक्लूड करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर of gas is proportional to the mole fraction of gas। अभी तक हमने गैस की बात कही है, इसका मतलब हम सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, चाहे आप मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कहें, और इसके बदले अगर आप चाहें तो सॉल्युबिलिटी भी कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। और चाहो तो आप इसको इस संदर्भ में लिख सकते हैं। तो इसको करने के बाद आपके पास क्या आएगा, P मीन्स पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, ओके।
और उसके बाद इसका प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं, जिसको हम हेनरीज लॉ कांस्टेंट कहते हैं। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, दैट इज P इक्वल्स टू के एच जाई। यहाँ पर जो आपका के एच है वो हेनरीज लॉ कांस्टेंट है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ओके, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं मोल फ्रैक्शन एंड पार्शियल प्रेशर का, मोल फ्रैक्शन एंड पार्शियल प्रेशर, तो आपको ग्राफ में क्या देखने को मिलेगा। फॉर एन इंस्टेंस आपके पास यहाँ पर मोल फ्रैक्शन है, ओके, जिसको जाई से इंडिकेट करते हैं, और यहाँ पर आपका पार्शियल प्रेशर है, ओके, जिसको पी से इंडिकेट करते हैं। अगर यहाँ पे हम जीरो वैल्यू पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल मोल फ्रैक्शन किसी का 0.01 है, यहाँ पे इसका मोल फ्रैक्शन 0.02 यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से पार्शियल प्रेशर पहले 0 था, उसके बाद 1500 500 हो गया, देन उसके बाद 1000 हो गया, उसके बाद देन 1500 एंड सो ऑन। जैसे जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। 0 पे 0 वैल्यू, देन उसके बाद 500 पे 1 वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से लगातार धीरे धीरे करके ये वैल्यू कंटिन्यू बढ़ती रहेगी और आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी इस तरीके से। तो मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर के बीच में जो आपको ग्राफ दिखता है वो कुछ ऐसा मिलता है, क्योंकि ये दोनों का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये चीज़ ये इंडिकेट करता है कि पार्शियल प्रेशर जो होता है बढ़ाने से उस मोल फ्रैक्शन की वैल्यू भी बढ़ेगी, या हम उसके अगेंस्ट यह कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन के बदले सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। पार्शियल प्रेशर बढ़ने की वजह से सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। ओके, हमने एक और चीज़ नोटिस की यहाँ पे कि जो अलग अलग गैसेस होते हैं, जो हम अभी पढ़ रहे थे डिफरेंट गैसेस के बारे में, कभी हमने ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा और कभी हम लोगों ने HCl गैस के बारे में पढ़ा। जो डिफरेंट गैसेस होते हैं उनके पास KH की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है। डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH वैल्यूज। अलग अलग जो आपके गैसेस होते हैं उनकी अलग अलग वैल्यूज होती है KH की, ठीक है। और कंडीशन क्या रहेगी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहना चाहिए। इस कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट गैसेस और डिफरेंट KH वैल्यूज़ को हम लोग अभी थोड़ी देर में स्टडी करेंगे। इससे पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात बता दूं। जो KH होता है उसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, मीन्स KH वैल्यू ऑफ KH एक गिवन प्रेशर में, एट अ गिवन प्रेशर मीन्स प्रेशर आपका सेम होना चाहिए। आपके पास दो गैसेस हैं, उन दोनों गैसेस का जो कंडीशंस है आपको कांस्टेंट रखनी है। तो उस कंडीशन पे आपकी KH की वैल्यू जिसकी जितनी ज़्यादा होगी उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी। इसका मतलब इन दोनों का जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस रिलेशन को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं, जिसमें KH बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब कि KH अगर डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। इस बात को आप अच्छे से समझ लें, ओके। क्योंकि अभी हम जानते हैं कि जिस तरीके से हमने डिफरेंट गैसेस की बात कही है, जैसे अभी आपको एक टेबल बताएंगे, इस टेबल में आप KH की वैल्यूज देख पाएंगे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कि KH की वैल्यू कितनी होगी और कितने टेम्परेचर में। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर टेम्परेचर दिखा देते हैं और यहाँ पे KH की वैल्यूज, टेम्परेचर बढ़ने के साथ और KH की वैल्यूज क्या होंगी, और यहाँ पर आपके क्या आ जाएंगे, गैसेस आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि कौन सी गैस की वैल्यू KH की वैल्यू कितनी आ रही है। अगर आपने फाइंड आउट कर लिया तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। क्लियर। अब आप जानते हैं कि जैसे KH की वैल्यू हमने बताई कि डिफरेंट टेम्परेचर पे उसकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट हो जाती है। फॉर एन इंस्टेंस मान के चलिए आपके पास हीलियम है, हीलियम 293 केल्विन। इसी तरीके से आपके पास हाइड्रोजन गैस है, ये भी 293 केल्विन, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखा हम लोगों ने, ओके। इसी तरीके से आपके पास नाइट्रोजन गैस है और उसका जो आपका टेम्परेचर वो भी हम कितना ले लेते हैं 293, और एक गैस और है ऑक्सीजन जिसका टेम्परेचर हमने कह लिया 293, ओके। ये हमारे पास 4 गैस के एग्जांपल ले रहे हैं और इसके ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि KH की वैल्यू के बढ़ने के साथ साथ कैसे सॉल्युबिलिटी में इफेक्ट पड़ता है। मीन्स टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होता है तब, ओके। हीलियम की जो वैल्यू आती है KH की 144.97 के इक्विवेलेंट आती है। ये सारी कैलकुलेटेड है, आपके NCERT में दी गई है। 69.16 हाइड्रोजन की होती है, 76.5
34.48 आपकी नाइट्रोजन की होगी, और ऑक्सीजन जो होगी आपकी वो होगी आपकी 34.86। ये वैल्यूज़ के एच की वैल्यूज़ कैलकुलेटेड हैं, और के एच की वैल्यू बार में कैलकुलेटेड है, किलो बार में आई है। ओके, टेम्परेचर यहाँ पे आपका किस में है, केल्विन में है। अब हम इससे क्या चीज़ समझे, एक कंडीशन और ले लेते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की कंडीशन हम ले लेते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन अभी आपका 293 केल्विन था, नाइट्रोजन का टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे, हम यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, हम टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। नाइट्रोजन का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, 293 केल्विन से हमने नाइट्रोजन का टेम्परेचर कर दिया 303, तो उसकी वैल्यू में क्या अंतर आया, देखिए के एच की वैल्यू कितनी हो गई, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ के एच की वैल्यू भी क्या करेगी, बढ़ेगी, तो इसकी वैल्यू जो होगी लगभग 88.84 के करीब आ जाएगी। ओके, ऐसे ही ऑक्सीजन का टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया, इसका भी टेम्परेचर हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ऑक्सीजन की जो वैल्यू निकल के आई वो आई आपकी 46.82। अब आपके पास एक डाटा है जिसमें कि आप अच्छे से कोरिलेट कर सकते हैं वैल्यूज को, ठीक है। तो आपने क्या समझा यहाँ पर कि जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो के एच की वैल्यू भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। मीन्स टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एच, हेनरी लॉ कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब के एच का बहुत बड़ा असर पड़ता है किसी की भी सॉल्युबिलिटी के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल आप क्या करेंगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अगर आप वैल्यू को देखेंगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की वैल्यू आपने देखी, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर नाइट्रोजन को भी बढ़ाया गया और ऑक्सीजन को भी बढ़ाया गया, उनका टेम्परेचर बढ़ाया गया, द वैल्यू ऑफ के एच क्या किया, इंक्रीज करने लगा, ठीक है ना। और ये क्या इंडिकेट कर रहा है, जो गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है, इसका मतलब ये है कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, चाहे वो नाइट्रोजन की बात करो चाहे वो ऑक्सीजन की बात करो, इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सिंपल सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, या हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर अगर घटाएंगे, डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विल एनहांस द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। इसका मतलब किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी जब टेम्परेचर को क्या किया जाएगा, डिक्रीज किया जाएगा। अब आप समझ पा रहे होंगे इस चीज को कोरिलेट करने के लिए, क्योंकि यही एक रीजन है, एक्वाटिक लाइफ में एक रीजन है कि अधिकतर जो एक्वाटिक लाइफ मीन्स समुद्री जीव जितने भी होते हैं, उनकी जो सबसे ज़्यादा अडेप्टेबिलिटी होती है वो कोल्ड वाटर में अधिक होती है, कोल्ड वाटर में ज़्यादा होती है, कोल्ड वाटर में कंपैरिजन टू वार्म वाटर। ऐसा क्यों, क्योंकि कोल्ड वाटर का मतलब हो गया कि टेम्परेचर यहाँ पर कैसा है, लो है, और वार्म वाटर का मतलब क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। यदि ऐसा होगा तो आप पहले ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो आप जानते हैं कि कोल्ड वाटर की अगर बात करेंगे तो टेम्परेचर लो है, अगर टेम्परेचर लो है तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी सॉल्युबिलिटी हाई हो जाएगी। वार्म वाटर की बात करते हैं तो वार्म वाटर में टेम्परेचर अगर हाई है तो सॉल्युबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी किस चीज़ की बात करें हम, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, गैस की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। और जाहिर सी बात है कि जो ऑक्सीजन कंटिन्यूसली उस वाटर बॉडी में, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जब वाटर बॉडी में डिजॉल्व हो रहा है तो इसका ना जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन इसमें डिजॉल्व होगी, एक्वाटिक लाइफ उतनी ईजी होगी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए। इसका मतलब वो तभी पॉसिबल है, ये ऑक्सीजन का डिजॉल्व होना, जितनी ज़्यादा इसकी सॉल्युबिलिटी होगी, इसका मतलब इसका टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, इसका टेम्परेचर लो होना चाहिए। डाउन एरो का मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर लो है। इसी कारण की वजह से एक्वाटिक लाइफ क्या होती है, उसमें ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाते हैं। आपके पास ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में 1 नंबर के क्वेश्चंस कभी आ जाते हैं अभी, और वाइवा में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आप लोगों से इससे रिलेटेड, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखिए। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं हेनरीज लॉ के। हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस में आप लोगों को कुछ चीज़ें समझनी अच्छे से। अब हेनरी लॉ के जो एप्लीकेशंस है उसको हम डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ जो एप्लीकेशन होता है वो बायोलॉजिकल फिनोमेना के लिए सबसे ज़्यादा कारगर है। इसका मतलब ये हो गया कि आप जैसे डे टू डे लाइफ एक्टिविटी की बात करते हैं, आपने एग्जांपल देखे होंगे कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स आपने देखे होंगे जितने भी हैं, या सोडा जो आपके होते हैं, सोडा वाटर वगैरह बॉटल्स होती हैं, उनमें होता क्या एक्चुअली, फॉर एग्जांपल एक सोडा वाटर बॉटल है, इस सोडा वाटर बॉटल है, या फिर हम बोल देते हैं इसको सॉफ्ट ड्रिंक।
जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है उसमें हाईली प्रेशराइज्ड CO2 गैस को डिसॉल्व किया जाता है। हाईली प्रेशराइज्ड CO2 गैस, इसका मतलब ये है कि ये लिक्विड होता है इसमें पहले से, और इस लिक्विड में CO2 गैस को क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है और हाई प्रेशर डाला जाता है। इसका मतलब हाई प्रेशर डाला जा रहा है, हाई प्रेशर पे CO2 गैस को डाला जा रहा है, तो इसका मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाई जा रही है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जितना ज़्यादा प्रेशर डालेंगे CO2 की सॉल्युबिलिटी उतनी अधिक होगी। एक और चीज़ आप यहाँ नोटिस कर सकेंगे कि एक्चुअली जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उनको हम लोग कोल्ड टेम्परेचर पर रखते हैं। कोल्ड टेम्परेचर पे इसका मतलब ये हो गया कि जिसका टेम्परेचर कैसा हो, डाउन हो। टेम्परेचर डाउन होगा तो क्यों होगा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी गैस की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब सॉल्युबिलिटी गैस की इंक्रीज हो जाएगी तो वो ज़्यादा दिनों तक उस पर्टिकुलर जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसको ज़्यादा दिनों तक स्टोर किया जा सकता है। इसी तरीके से दूसरा जो एप्लीकेशन है, आपने नाम सुना होगा स्कूबा डाइवर्स के बारे में। जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, स्कूबा डाइवर्स वो क्या करते हैं, जब गोताखोर जिनको बोलते हैं हम लोग, जो डीप सी डाइविंग करते हैं, स्कूबा डाइवर्स क्या करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ब्रीदिंग में, क्योंकि वो क्या करते हैं, बहुत डीप जाते हैं ओशन में। ओशन में वो जितना डीप जाएंगे प्रेशर उतना ज़्यादा लगेगा, प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और इतने ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जो मैक्सिमम गैसेस होंगी वो क्या करने लगेंगी, डिसॉल्व होने लगेंगी। और जब मैक्सिमम गैसेस डिसॉल्व होने लगेंगी तो इसकी वजह से इनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आने लगती है। जब ये डीप सी डाइवर्स वापस इस सरफेस में की ओर आने लगते हैं तो प्रेशर रिड्यूस होने लगता है। जैसे जैसे डीप सी डाइवर्स ऊपर की ओर आएंगे तो प्रेशर क्या करने लगेगा, रिड्यूस होने लगेगा। और जब प्रेशर रिड्यूस होगा तो इसकी वजह से गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी होंगी वो क्या होने लगेंगी, डिक्रीज होने लगेंगी। गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो कैसी होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेंगी। और डिक्रीज होने की वजह से इस वक्त क्या होता है कि बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं नाइट्रोजन गैसेस के। नाइट्रोजन गैसेस के जो होती हैं बबल्स बनने शुरू हो जाती हैं, और वो जो बबल्स होती हैं वो ब्लड स्ट्रीम में जाके घुल जाती हैं। और जब ये ब्लड स्ट्रीम में जाके घुल जाती हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, कैपिलरीज वगैरह को क्या कर लेती हैं, ब्लॉक कर देती हैं, और एक ऐसी कंडीशन बना देती है जिस कंडीशन में क्या होता है, बैंड्स आने शुरू हो जाते हैं। क्या बोलते हैं, बैंड्स। ये बैंड्स क्या चीज़ होती है, बैंड्स का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा पेनफुल और डेंजरस कंडीशन जिसमें कि लाइफ को सीरियस इंजरी हो सकती है। तो आपको इतनी बातें समझ में आ गई कि स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं उनको क्या प्रॉब्लम बियर करनी पड़ती है। इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए, मीन्स टू अवॉइड बैंड्स, बैंड्स को अवॉइड करने के लिए स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो टैंक्स होते हैं उस टैंक्स में ऑलमोस्ट 56.2% आपका नाइट्रोजन गैस, 32.1% आपका ऑक्सीजन गैस, और जो रिमेनिंग है आपका 11.7% आपकी हीलियम गैस। इसका मिक्सचर ये लोग टैंक के साथ रखते हैं ताकि जो आपकी नाइट्रोजन की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो सके, कम हो सके, क्योंकि वो कैपिलरीज में जाने के बाद क्या करती हैं, ब्लॉक करती हैं। इसके अलावा आपके पास तीसरा जो एप्लीकेशन है इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है हाई एल्टीट्यूड्स पे। आप जानते हैं कि जो हाई एल्टीट्यूड्स में रहने वाले लोग होते हैं उनमें आरबीसीज कम होती हैं, आपने सुना होगा इस चीज़ के बारे में। और जो लो एल्टीट्यूड में लोग रहते हैं उनके आरबीसी काउंट्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ये बायो का थोड़ा पोर्शन है, अगर नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ समझाते हैं। हाई एल्टीट्यूड्स में जो होता है ऑक्सीजन जो होता है उसका पार्शियल प्रेशर वो कम होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस। ओके, पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इज लेस एट हाई एल्टीट्यूड्स। ओके, क्योंकि ग्राउंड लेवल की कंपैरिजन में हम ये बात कह रहे हैं, और जिसकी वजह से लो कंसंट्रेशन होता है, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन होता है उन लोगों में जो लोग हाई एल्टीट्यूड्स में रहते हैं। तो लो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन अगर ब्लड में रहेगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो हाई एल्टीट्यूड में रहने वाले लोग होते हैं उनको कम ऑक्सीजन मिलती है, और कम ऑक्सीजन मिलने की वजह से, लो ऑक्सीजन मिलने की वजह से क्या होता है, वीकनेस आती है, वीक पड़ जाता है, ठीक से सोच नहीं पाता, अनेबल टू थिंक क्लियरली,
ओके। और ये जो सिम्टम्स होते हैं, ये सिम्टम्स कहलाता है एनॉक्सिया कंडीशन। जो एनॉक्सिया कंडीशन होती है वो यही कंडीशन कहलाती है। हाई एल्टीट्यूड्स में कुछ लोग रहते हैं, उनके जो आरबीसी काउंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं, लेस। हाई एल्टीट्यूड्स में रहने वालों की जो कंडीशन बता रहे हैं हम, ठीक है। आरबीसी लेस होने की वजह से जितने भी उनकी काउंट्स होंगे आरबीसी के, फॉर एग्जांपल 5 आरबीसीज है, 6 आरबीसीज है फॉर एग्जांपल, ये आपके हाई एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं। और अगर आप बात करते हैं ग्राउंड लेवल की बात करते हैं, ग्राउंड लेवल का मतलब जो प्लेन्स एरियाज में रहते हैं, उनकी आरबीसी काउंट फॉर एग्जांपल इनसे ज़्यादा है, सपोज 8 है। जैसे जैसे वो हाई एल्टीट्यूड में क्लाइंबर्स होते हैं, ये जब चढ़ते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है, ऑक्सीजन लेने में दिक्कत आती है। तो धीरे धीरे जो उनके आरबीसीज होते हैं उनको एडजस्ट करना पड़ता है, जितनी भी अमाउंट की ऑक्सीजन को मिलती है उसी को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, और जिस वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन आसानी से उनके ब्लड में बैलेंस होता है। एक्चुअली ये जो आपका पोर्शन है आरबीसी से रिलेटेड, ये हाई एल्टीट्यूड्स में, ये आपका बायो वाले पोर्शन में ज़्यादा आता है, इसीलिए आप इस पे ज़्यादा फोकस ना करें। आपको फोकस जिस टॉपिक पे करना है वो आपका टॉपिक है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस इन हाई एल्टीट्यूड पीपल्स। और लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन पहुंचता है उनके ब्लड में तो लो ऑक्सीजन मिलती है, लो ऑक्सीजन मिलती है तो उनको कमजोरी होती है और वो ठीक से सोच नहीं पाते हैं, और इस कंडीशन को एनॉक्सिया कंडीशन कहते हैं। आपने प्रेशर के बारे में पढ़ लिया है, हेनरीज लॉ के एप्लीकेशंस पढ़ लिए हैं। एक लास्ट जो आपका टॉपिक रह गया है वो है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, अभी तक हमने प्रेशर का इफेक्ट पढ़ चुका है, अब टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ने की कंडीशन है। कंडीशन क्या है इसमें, हम जानते हैं किसी भी गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब ये है जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या करने लगेगी, डिक्रीज होगी। ओके। आप जानते हैं कि जो कंडीशन आपको बताई गई थी कि गैस के पार्टिकल्स जब इसमें डिसॉल्व होने लगते हैं लिक्विड में, यह है कि आपका लिक्विड, तो गैस के पार्टिकल जब नीचे की ओर को आने लगेंगे इस पोर्शन में, लिक्विड वाले पार्टिकल्स के साथ कंबाइन होने की कोशिश करेंगे, तो एक तरीके से समझ लिए कि जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। और इस कंडीशन को आप क्या कहते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस। क्या कहते हैं इसको, कंडेंसेशन। जब ये कंडेंसेशन प्रोसेस हो रही होती है इस वक्त, क्योंकि कंडेंसेशन प्रोसेस क्या होती है, हीट को क्या करती है, इवॉल्व करती है, नॉट एब्जॉर्ब। मीन्स यही प्रोसेस वैसे आप क्या कहलाती है, डिसोल्यूशन प्रोसेस कहलाती है। जब आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था डिसोल्यूशन होता क्या है, डिसोल्यूशन का मतलब ये है कि जब गैस के पार्टिकल्स को हम लिक्विड में डालने की कोशिश कर रहे हैं तो गैस का जो पार्टिकल्स का जो कंसंट्रेशन होगा वो लगातार बढ़ता रहेगा। ये तो यहाँ हो रहा है, लेकिन बढ़ने के साथ साथ वो लिक्विड में भी जा रहा है, और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि गैस के पार्टिकल्स लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो डिसोल्यूशन को यहाँ इक्विवेलेंट किसके मान लिया है हमने, कंडेंसेशन के। तो कंडेंसेशन प्रोसेस जो होती है वो क्या हो रही है, कंडेंसेशन प्रोसेस हीट इवॉल्व करती है। इसका मतलब ये कैसी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने की वजह से यहाँ हीट इवॉल्व हो रही है, और हीट जब इवॉल्व होगी तो सिस्टम का जो टेम्परेचर होगा वो क्या करने लगेगा, राइज करेगा। हीट इवॉल्व होगी तो इस पूरे सिस्टम का जो टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, अपने आप डिक्रीज होने लगेगी। इसीलिए टेम्परेचर के बढ़ने के साथ सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। आई होप कि आपको ये आज का टॉपिक ठीक से समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो उसको ज़रूर पूछे कमेंट सेक्शन में। टिल देन आप इसका रिवीजन कीजिए अच्छे से, एंड कीप डूइंग वर्क हार्ड।